नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आर्थिक समीक्षा को लेकर हमने जो सीरीज़ शुरू की थी, उसमें एक बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया। उस ब्रेक के पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न्स रहे और कुछ पर्सनल रीज़न भी मान लीजिए। तो उसकी वजह से हम टाइम पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपसे सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपने आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, चाहे मेरे नहीं हो, कहीं और से भी आपने अब तक कंठस्थ कर लिए होंगे या फिर वो सीरीज़ आपने कंटिन्यू कर ली होगी, तो उसके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु इस दौरान एक चीज़ हुई कि हमारी लक्ष्य आरएस की आर्थिक समीक्षा की जो बुक है वो पब्लिश होकर आ गई है मार्केट में। बाकी जो बुक्स हैं आर्थिक समीक्षा को, उससे उसकी कीमत भी काफ़ी कम है, उसमें एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से दी गई है। तो आप उसको ज़रूर खरीदें। उसको अगर आप सामने रख कर पढ़ेंगे तो आपके लिए आर्थिक समीक्षा को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और उसमें उस तरह की बातें भी बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, और राइटर्स नोट्स में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें पहले शुरू में जो प्रीवियस ईयर जो 2 सालों में जो आरएस की परीक्षा में सवाल आए हैं, प्री में भी और मेंस में भी, उनको लेकर भी विश्लेषण दिया गया है, तो उस पर आप ज़रूर गौर करें। आर्थिक समीक्षा में अब तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मोटा मोटा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जीडीपी है, क्या जीएनपी है, क्या प्रति व्यक्ति आय है, क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इस तरह की बातें हम कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो था वो कृषि से संबंधित था, उसके बारे में भी हम मोटा मोटा सारी चीज़ें जान चुके हैं। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि लक्ष्य आरएस द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है, मेंटरशिप प्रोग्राम, योगा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन्हें जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आंसर्स नहीं लिख पा रहे, पढ़ रहे हैं लेकिन अगर टेस्ट देते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हो गया, वो भ्रम में होंगे कि हमें अच्छा आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग, देखिए, सीरियस तैयारी करने वाले लोग भी बहुत हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट भी बहुत हैं, लेकिन अगर आप संख्या में देखेंगे तो सीरियस तैयारी करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट लगातार आप 5 मेंस हो गए, ठीक है, तो भी रिजल्ट में कोई खास सुधार नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इसमें 4-5 चीज़ें प्रमुख तौर से होगी। एक तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। 1-to-1 का मतलब कि जो मेंटर्स हैं आपके, वो आपको आपके सामने पर्सनली आपको बताएंगे कि देखिए आपको इस तरह से इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इस, अगर एक पेज, मान लीजिए एक पेज लिया, एक पेज पे कितनी चीज़ें हैं जो नोट्स बनाने के लायक हैं, बाकी चीज़ें कचरा है। या फिर देख, जैसे कि आंसर लिखना है तो देखिए कहाँ से इस चीज़ को कहाँ से शुरू किया जा सकता है। अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसमें 5 नंबर का कंटेंट कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है और कौन सा वाला आपको लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि राज्य वित्त आयोग, और उसके बारे में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, अब आपके पास कंटेंट है 5 नंबर का, तो उस 5 वाले नंबर का जितना कंटेंट है उसको 2 नंबर वाले सवाल में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो नंबर 1 चीज़ 1-to-1 मेंटरशिप। नंबर 2, इसमें आपका टॉपर्स के साथ सेशन होगा एक निश्चित अंतराल के बाद, और आप तक आप क्या कि जो टॉपर्स हैं उनको अलग तरीके से सुनते आए हैं, वो सेमिनार में आते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर आप अपने डाउट सोल्व करने के लिए टॉपर्स से बात कर पाएंगे। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और काफ़ी अच्छे से मिलेगी, जिसमें आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपका जो भी तैयारी को लेकर जो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, थ्रेट्स हो गए, इस तरह यानी इनके ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपको कौन सी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी आपकी कमज़ोर है, इसको और सुधार करना है, आपको कौन सी में आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस तरह से आपको, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, जैसे आंसर राइटिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन, यानी क्लासेज भी आपकी हो जाएंगी कभी कभी, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 टाइप के लोगों के लिए है, जो कि ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, और जो कॉलेज में भी जस्ट एंटर किए हैं, जिन्हें जो काइजन कंसेप्ट से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है, कुछ लोग पॉपुलर बनाना चाह रहे हैं इसको, तो हम उसमें चाहते हैं कि देखिए कि अभी तक आप आरएस की तैयारी तो बाद की बात है, एकदम रिजल्ट तो बाद की बात है, आप उसके लिए कम से कम तैयार तो रहें, भर्ती तो जब आएगी तब आएगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा वित्तीय भार भी ना पड़े, तो ऐसा सा ये एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप इसमें आकर ज़रूर देखें। तो कल 25 तारीख को, यानी कि सुबह 11 बजे इसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। जो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन। काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इस चैप्टर के ऊपर।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज क्या होता है? ग्रामीण विकास कहते हैं भारत गांवों का देश है, ज़्यादातर आबादी गांवों में रहती है। तो गांव में जो आबादी रहती है उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनको बेहतर विकास के अवसर मिले, इंफ्रा अच्छा हो, उनके पास आय के साधन हो अच्छे, उनके पास रोजगार हो, ओवरऑल एक तरह से डेवलपमेंट उनका हो। उसके लिए ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज की स्थापना भी इसीलिए की गई थी ताकि ग्रामीण विकास को प्राप्त किया जा सके। भारत में इसके लिए एक अपेक्स बॉडी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समस्या ये रही कि वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आपने देखी है ना, कि धनबाद कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी बंगाल में चला गया, कभी झारखंड में चला गया, कभी बिहार में था, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में काफ़ी चेंजेज आते रहे हैं हमेशा से। कभी कोई सा डिपार्टमेंट घुसा दिया, कभी इसको कहीं और पटक दिया। अल्टीमेटली आज के टाइम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग हैं, पहला ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा भूमि संसाधन विभाग। उसी की थीम पर राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। इसका उद्देश्य वही जो मैंने आपको बताया, ग्रामीण विकास के लिए क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम संचालित करता है। किसके लिए? विकास के लिए। किस किस से जुड़े होते हैं? मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध करवाना है, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है, और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है। ठीक है, कि जो कुछ ग्रामीण भागों में विकास अच्छा है, कुछ में नहीं है, तो उस असंतुलन को है वो बैलेंस करना है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान में एक संस्था है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? राजीविका। राजीविका। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। ठीक है, एक स्वायत्त परिषद के रूप में। स्वायत्त का मतलब होता है कि ऑटोनोमस, इंग्लिश में कहते हैं इसको, कि जो अपने डिसीजन खुद लेते हो। ये क्या, इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण निर्धनों के लिए, गांव के जो गरीब हैं उनके लिए स्थायी वित्तीय व प्रभावी संस्थानिक आधार, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग देना। अगर किसी भी ग्रामीण निर्धन को, अगर मान लीजिए कि अपने रोजगार के लिए या फिर स्वरोजगार के लिए, खुद के विकास के लिए अगर वित्तीय मदद चाहिए, तो उसके लिए संस्थागत ढांचा ये बनाती है। जैसे कि मान लीजिए आउटलेट्स खोल दिए कि भाई तुम अपने उत्पादों को लाओ और हमारे यहाँ बेच दो, या फिर हम उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, आजीविका में वृद्धि यानी कि आय में वृद्धि के अवसर देती है, जिससे क्या कि उनकी आजीविका यानी कि अपने जीवन चलाने के लिए उनमें मदद करती है। घरेलू आय में भी वृद्धि करती है। वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाती है। तेजी से बदलते भारी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी क्षमताओं का विकास करता है। ये कौन? राजीविका करता है। ठीक है, इसके द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? 2 हैं। पहली है NRLM। NRLM ये कब आई थी? 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके द्वारा शुरू की गई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसको वैसे रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी योजना है, यहां पे क्या लिखूं, काफी लंबा नाम है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। ठीक है, यह राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित हो रही है और विश्व बैंक इसका वित्त पोषण कर रहा है। ये जो NRLM है, ये राज्य के सभी जिलों में संचालित हो रही है। सभी जिलों में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सभी जिलों में। अब तो जिले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब तो जिले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, बस मिनटों में ही राजस्थान का नक्शा बदल गया। ठीक है, जादूगर साहब जादू नहीं दिखाएंगे तो फिर उनको जानेगा कौन। ठीक है, इसके द्वारा जयपुर में राजस्थली, अगर आप में से अजमेरी गेट की तरफ कोई गया हो, जयपुर में है अजमेरी गेट, उसकी तरफ कोई गया हो, तो वहाँ पर आपको एक तरफ दिखेगा कि राजस्थली ना एक आउटलेट है, एक शोरूम। ठीक है, उसमें ये ग्रामीण भागों या फिर जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। कौन? राजीविका। उसको राजीविका संचालित करता है। काफ़ी जिलों में रिटेल स्टोर भी हैं इनके। केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों के जो बने हुए उत्पाद हैं उनका प्रमोशन भी ये करता है। महिला उद्यमियों को साख यानी कि पैसा भी उपलब्ध करवाता है ताकि वो उद्यम कर सकें रोजगार के लिए। वन धन विकास केंद्र, जो जनजातीय क्षेत्रों से या फिर जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा कुछ उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे शहद इकट्ठा करना हो गया, चाहे बांस से बने उत्पाद हो गए, उनका प्रमोशन भी ये करता है। अब बात आती है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर में सीधी सी बात है कि तालाब खोदना है। कितने खोदने हैं?
2475 तालाब खोदने हैं। एक जिले में कितने खोदने हैं? कम से कम 75 तालाब खोदने हैं। इन तालाबों को क्या बोला जाएगा? अमृत सरोवर बोला जाएगा। अब तक कितने तालाब खोद चुके हैं? 1000 तालाब खोद चुके हैं। ठीक है, अब इन तालाबों को खोदने से होगा क्या? पहली चीज कि जल संरक्षण जैसी सुविधाओं का विकास होगा। दूसरा कि रोजगार भी मिलेगा, जो तालाब खोदेगा उनको रोजगार तो मिलेगा ना। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। इस योजना का नाम पहले कुछ और था, गुरु गोलवलकर योजना। ठीक है, इसका नाम फरवरी 2020 में बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि जन भागीदारी का मतलब कि लोगों की भागीदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन। किस में? वित्त में। कैसे होगा वो आप देखिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना और उनके रख रखाव के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये जन भागीदारी को बढ़ावा कैसे देते हैं? देखिए कि शमशान अगर कब्रिस्तान बनाएंगे तो 90% पैसा सरकार देगी, ठीक है, और 10% पैसा जनता देगी। अगर कोई सामुदायिक परिसंपत्ति बनाएंगे तो 70% पैसा सरकार देगी और 30% पैसा कौन देगा? जनता देगी। देखिए ये केवल राज्य द्वारा वित्त पोषित है, पैसा केवल राज्य दे रहा है, केंद्र का कोई हिस्सा इसमें नहीं मिल रहा, तथा राज्य के केवल ग्रामीण भागों में ही संचालित है। ये शहरी भागों में ये योजना नहीं चल रही है। अब बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण इसलिए क्योंकि हम ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए 2016 में ये शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं कि किसके लिए मदद दी जाती है? मदद दी जाती है कि अगर किसी के पास पक्का मकान नहीं है, यानी कि कच्चे मकान है, या फिर मकान का जो है कि मरम्मत करनी है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी की पहचान कैसे की जाती है? SEC से, यानी कि सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना जो हुई थी 2011 में, उसके आधार पर आंकड़े लेकर, यानी उनके आधार पर पहचाना जाता है कि किसको जरूरत है। उसको 1,20,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें एक चीज और दी जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,200 रुपये अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए दिए जाते हैं, और काफी टाइम से ऐसा ही चल रहा है। आजकल 1,20,000 में कौन सा मकान बनता है? ठीक है, एक कमरा नहीं बने वैसे देखा जाए तो, और 12,000 रुपये में भी कौन सा टॉयलेट बन जाएगा? ठीक है, और तो अगर बन भी जाएगा तो गेट नहीं लगेगा, पर्दा लटकाना पड़ेगा, है ना। तो खैर चल रही है। इसका वित्त पोषण क्या है? 60-40 के अनुपात में है। जो योजनाएं हैं उसमें, जो राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। पहला 90-10 का। 90-10 में क्या होता है कि 90 पैसा केंद्र सरकार देती है। जो विशेष राज्य हैं या फिर पिछले राज्य हैं उनको 90 पैसा केंद्र सरकार दे रहा है, 10% पैसा ही उनको खुद को लगाना पड़ता है। और जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उसमें 60% पैसा ही केंद्र देता है, बाकी 40% पैसा किसको है कि राज्य को लगाना पड़ता है। अब बात आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। काफी पॉपुलर, काफी प्रभावी और काफी शानदार योजना है। मैं पर्सनली इस योजना के फेवर में काफी रहता हूं। बहुत शानदार योजना लाई, 2006 में लागू हुई थी। 2006 में ये योजना लागू हुई थी और 2005 में एक्ट बना था। ठीक है, उसके तहत इस योजना को लागू किया गया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। किसके तहत? नरेगा के लिए जो एक्ट लाया गया था 2005 में, उस एक्ट के तहत नरेगा का लाभ ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फैक्ट है उनको आप एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको ध्यान से देखिएगा। परिवार के वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिन में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। परिवार के वयस्क सदस्य हों और उनको पंजीकरण के, आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 15 दिन में जॉब कार्ड मिल जाएगा। आवेदन की दिनांक से, और आपने जिस दिन आवेदन किया है उसकी दिनांक से 15 दिन के भीतर आपको रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। अगर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है 15 दिन के अंदर, तो देखिए क्या होता है कि यदि 15 दिन में आपको रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर गांव से 5 किलोमीटर का एरिया, यहां पर आपका गांव है और 5 किलोमीटर के अंदर आपको कार्य दिया जाएगा, इसके अंदर प्रावधान ये है। अगर इस 5 किलोमीटर के एरिया के बाहर अगर आपको काम दिया जा रहा है तो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी भी दी जाएगी। ग्राम सभा द्वारा कार्य का चयन, कि काम क्या किया जाएगा? कभी तालाब खोद रहे हैं, कभी सड़क का निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सामुदायिक संपत्ति का निर्माण कर रहे हो या फिर आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन ये काम करने का डिसाइड, की नाली बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, डिसाइड कौन करेगा? ग्राम सभा डिसाइड करेगी काम कौन सा किया जाएगा। वार्षिक कार्य योजना भी कौन तैयार करेगा? ग्राम सभा तैयार करेगी। तथा किसी ठेकेदार या श्रम विस्थापक मशीनों द्वारा कार्य की अनुमति नहीं है।
कि ऐसी कोई मशीन नहीं लगाई जाएगी कि जिससे कि रोजगार के अवसर जो हैं वो कम हो जाएं, या फिर किसी ठेकेदार से काम नहीं करवाया जाएगा। अब बात आती है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की जा सकती है। मजदूरी का भुगतान केवल बैंक या डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। ये कुल मिला के लगभग 10 मोटे मोटे फैक्ट्स हैं इसमें, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये एक तरह से दो योजनाओं को मिलाकर, कंपोनेंट किससे हैं, नरेगा से जुड़े हुए कंपोनेंट हैं, इनको मिलाकर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें क्या कि नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का जो रोजगार है, अगर वो पूरा हो जाता आपको यानी मिल गया, तो उसके बाद 25 दिन का रोजगार राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। दूसरा क्या कि बजट 2023 में एक घोषणा और की गई थी कि 12 की सहरिया व खेरुआ तथा उदयपुर की कथोड़ी जनजाति उसके परिवारों को राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिक यानी कि जो दिव्यांग हैं उनको क्या है कि 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोलते हैं। अब बात आती है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना उसी प्रकार की योजना है जिससे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, एमपीलेड जो है उसके जैसी। बस फर्क इतना है कि वो केंद्र द्वारा संचालित है और सांख्यिकी मंत्रालय उसके द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बस ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके द्वारा संचालित की जाती है। अब इसमें देखिए क्या है कि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत अवसंरचना का विकास। स्थानीय आवश्यकता किसी भी पर्टिकुलर गांव में या फिर किसी जिले में स्थानीय आवश्यकता ये क्या है, हर जगह की अलग अलग स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं। अगर देखिए कि पहाड़ी गांव है तो पहाड़ी गांवों की समस्याएं अलग हैं, मैदानी गांव है मैदानी गांवों की समस्याएं अलग हैं, जो जंगल में स्थित गांव है उनकी समस्याएं अलग है, रेगिस्तान में स्थित गांव है उनकी समस्याएं अलग हैं। तो उसके हिसाब से कि जो डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार किए जाएंगे। इसके तहत क्या किया जाता है कि जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण कर क्षेत्रीय विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब किसी एक जगह पे विकास ज्यादा हो रखा है, मान लीजिए जयपुर में के गांव में ज्यादा विकास हो रखा है और बाड़मेर के गांव में कम विकास हो रखा है, तो ये एक तरह से क्षेत्रीय असंतुलन हो गया। तो इसके लिए इस योजना को लाया गया, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके तहत 5 करोड़ तक के रुपए प्रति वर्ष एक जो विधायक है वो खर्च कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए, अपना उसका जो क्षेत्र है उसके लिए ये खर्च कर सकता है। यह योजना राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। कहीं भी कोई भी विधायक हो वो अपने एरिया के लिए काम करवा सकता है 5 करोड़ तक का। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यानी कि प्रति वर्ष 5 करोड़। कुल वार्षिक आवंटन राशि में से कम 20% SC ST के लिए खर्च किया जाना अनिवार्य है। टोटल जो आवंटित राशि है उसमें से 20% SC ST के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसमें एक चीज और है कि 20% जो है वो आप निश्चित रूप से सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण पर भी खर्च करोगे, ठीक है। टोटल 5 करोड़ में से हर साल जो जितना आप खर्च कर रहे हो उसमें से 20% किसके लिए, SC ST के लिए, SC ST के लिए आप करोगे और 20% सार्वजनिक जो है उसके लिए करोगे। अब बात आती है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है कि लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, लोकसभा सांसद का खुद का जो चुनाव एरिया है उसके लिए क्या है कि विकास कार्यों के लिए वो प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। अब इसमें देखिए क्या है कि वो 5 करोड़ तक के जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो करता है अनुशंसा किसको, कलेक्टर को, फिर वो काम कलेक्टर करवाता है। यानी एक तरह से इस पैसे पर कंट्रोल किसका रहता है, जिला कलेक्टर का रहता है। राज्यसभा सांसद क्या है कि किसी भी जिले में राज्यसभा सांसद देखिए ये कहां करवा सकता है, उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर, निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। राज्यसभा सांसद क्या, राज्य के किसी भी जिले में, राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी जिले में, ठीक है। एक सांसद और होते हैं मनोनीत सांसद, वो कहां कर सकते हैं, वो देश के किसी में कहीं भी, देश में कहीं भी ये 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाए, जैसे केरल वाली बाढ़ मान लीजिए या फिर केदारनाथ वाली बाढ़ मान लीजिए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ठीक है, तो ये जो सांसद हैं इनका जो पैसा है 5 करोड़ में से ये क्या है कि 1 करोड़ तक के पैसा तक का रुपया उस पर्टिकुलर आपदा से निपटने के लिए दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जयपुर से सांसद कोई हैं, अगर केरल में बाढ़ आ गई
तो कायदे से तो वो देखिए यहाँ कर सकते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही से पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब अगर गंभीर आपदा आ गई है तो वो बाहर भी वहां पर खर्च कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य एक क्षेत्र के विकास हेतु सामाजिक व आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। सेम वही बात हो गई जो हमने किसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में देखी थी। ठीक है, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? जो सांख्यिकी मंत्रालय केंद्र सरकार का, उसके द्वारा किया जाता है। कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में सांसद की सहमति के बिना, जब पैसा सांसद के कंट्रोल में, उसके नाम से फंड है, तो बाद में उसकी सहमति के बिना इसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। अब बात आती है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात, पहले तो ये समझिए कि मेवात क्षेत्र कौन सा है। अलवर व भरतपुर जिले के 14 खंड जो हैं बहुलता से, जिसमें क्या है, मेव समुदाय वाले लोग रहते हैं, उस एरिया को मेवात कहा जाता है। यह कार्यक्रम मेवात क्षेत्र के विकास, लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं, रोजगार सृजन कर लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1986-87 से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट हैं इसमें, वो आप तक पहुंच गए। फिर बात आती है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर विकास के को लेकर थोड़ी संभावनाओं को चुनौती मिलती है। क्या कि बॉर्डर एरिया हो जाता है, टेंशन रहती है, जो मिलिट्री है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर स्पेशल फोकस करने की जरूरत पड़ती है। उसके आधार पर एक तरह से वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार का इनिशिएटिव था। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। सीमावर्ती जिलों के लोगों में सुरक्षा की भावना, उनमें डर का माहौल नहीं रहे, उनको प्रॉपर सुविधाएं मिले, संतुलित विकास के लिए 4 सीमावर्ती जिले, तो राजस्थान में 4 सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। वहां आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास करने की कोशिश की जा रही है, जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, ठीक है, और भी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका निर्माण हो गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहले आपको नाम को समझना जरूरी है, जैसे कि बीहड़ तथा संकुचित घाटी युग दस्यु प्रभावित, गब्बर सिंह टाइप जैसे लोगों से प्रभावित लोग जो क्षेत्र है, उनमें पिछड़े क्षेत्रों को डांग क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2005-06 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह 8 जिलों में चल रहा है। कहाँ? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी, उनकी 26 पंचायत समितियों में यह प्रोग्राम चल रहा है। अब बात आती है मगरा क्षेत्र कार्यक्रम। मगरा भी एक स्पेसिफिक एरिया को कहा जाता है राजस्थान में। कहां? राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद के वे क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आते। कुछ टीएसपी एरियाज हैं। अब वो टीएसपी एरियाज के बाहर के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो किस में आते हैं? मगरा क्षेत्र में आते हैं। उन पे इस क्षेत्र में विकास के स्रोत कम है, यानी विकास के साधन कम है, उसके कारण यहां पर प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। उसकी वजह से इस योजना को लाया गया। और कब लाया गया था? 2005-06 में इस योजना को लाया गया था। अब बात आती है, अच्छा, यह कार्यक्रम 5 जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित है। यहां जल ग्रहण विकास, वाटर सेट डेवलपमेंट, लघु सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन जो है, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण इत्यादि जैसी गतिविधियां जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। अब स्वविवेक यानी खुद के विवेक के आधार के ऊपर जिले का विकास करना है। अब वो क्या कि आपको दे दें क्या चार्ज खुद के विवेक का? आप क्या करवाओगे? खुद के विवेक का मतलब एक जिला कलेक्टर के पास अपनी पावर होती है, तो जिला कलेक्टर द्वारा खुद के विवेक के आधार पर कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसके आधार पर यह योजना लाई गई थी। स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं जैसे लघु सिंचाई हो गया, पशुपालन, आधारभूत अवसंरचना, आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करवाना इत्यादि के लिए 2005-06 में यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत कार्य करवाने हेतु अधिकृत कौन है? जिला कलेक्टर अधिकृत है। फिर बात आती है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। अच्छा, जिला नवाचार निधि योजना है, नाम से तो चलो ठीक है, आप थोड़ा सा लेकिन गेस भी लगा सकते हो किसके कंट्रोल में। ऑब्वियसली ये भी कलेक्टर के कंट्रोल में होगी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1919-20 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। कलेक्टर द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं में को नवाचारों के साथ विकेंद्रित, यानी कि जो भी इनोवेशन है उनके साथ विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज तरीके से विकास करने के लिए, यानी कि जिले में हर पहलुओं को आप देखें। ठीक है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2022-23 में नई योजना है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कहीं नहीं पूछी गई है तो पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022-23 में की गई थी। इसके अंतर्गत दुर्गम दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के साथ संपूर्ण राज्य में समग्र विकास के लिए योजना लाई गई थी। इकोनॉमिक सर्वे में इससे ज्यादा इसकी डिटेल दी नहीं गई है, तो इसलिए आपको भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है बायोफ्यूल प्राधिकरण की। देखिए, राजस्थान में बायोफ्यूल मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में। 2005 में मिशन आया, ठीक है। फिर 2006 में नीति आई, बायोफ्यूल नीति, ठीक है। फिर 2019 में क्या?
2019 में बायोडीजल रूल्स भी आए थे, बायोडीजल नियम, ठीक है। ये एक तरह से इसकी टाइमलाइन थी। अब बायोफ्यूल प्राधिकरण क्या है कि बायोफ्यूल नीति को क्रियान्वित करने के लिए 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके जो नीति थी उसको प्रभावी बनाने के लिए 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की बंजर भूमि में रतन जोत एक पौधा होता है, वह अन्य तेलीय पौधे, बायोफ्यूल यानी कि जिन पौधों के माध्यम से, मतलब कि जो तेल, खाद्य तेल नहीं होता है, ठीक है, ये ईंधन तेल होता है एक तरह से, उनके विकास के लिए, उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 2007 में राज्य बायोफ्यूल नीति की घोषणा के तहत, 2007 में बायोफ्यूल नीति की घोषणा नहीं हुई थी, 2006 में हुई थी इस नीति की घोषणा, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। तहत इसकी स्थापना की गई। काम क्या करता है ये प्राधिकरण? इसके द्वारा बायोडीजल की खुदरा बिक्री हेतु विनिर्माताओं व आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण करता है। राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021 व राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बायोगैस कार्यक्रमों का प्रसार करता है। यानी ये अथॉरिटी है जिसके जो क्या है बेसिकली कि जो सेंट्रल द्वारा जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं बायोफ्यूल के लिए, उनका एक तरह से प्रमोशन करती है, और जो कि इसकी बिक्री करने वाले हैं या फिर जो भी इसका निर्माण करने वाले हैं उनका पंजीकरण भी करता है। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायोडीजल से जो जिन पौधों से निर्माण होता है उसके विकास के लिए उनका प्रमोशन भी किया जाता है। एक तरह से वो पौधे भी लगाए जाते हैं, जैसे करंज हो गया, ठीक है, एक तरह से जेट्रोपा हो गया इत्यादि। देखिए, नोट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश की है कि परिवहन हेतु हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल के सम्मिश्रण के साथ पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड, बंजर भूमि, राजस्थान में बंजर भूमि खूब पड़ी है, ठीक है। चरागाह यानी कि अगर बंजर भूमि पड़ी है, वहां और कुछ नहीं हो रहा तो चरागाहों का डेवलपमेंट कर लो, कम से कम ढांडा चरागाह का तो काम आए, ठीक है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2016 को राज्य की बंजर भूमि व चरागाहों को विकसित करने के लिए की गई थी। अब बात आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 2014 में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या है कि सांसद जो है वो किसी एक गांव को हर साल गोद ले सकते हैं। अब फिर उसका विकास करना है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ऐसी ही कुछ योजना जो है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी है एक, ठीक है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी है इसके तहत भी क्या है कि प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लेना होता है, एक विधायक को, और उसको इसका डेवलपमेंट करना होता है। चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र में से एक गांव का चयन किया जाता है और विधायक द्वारा अपने क्षेत्र में से एक गांव का चयन किया जाता है। उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और जो सांसद, ये केंद्र द्वारा शुरू की गई थी। बाद में आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ठीक है, RURBAN, यानी कि गांव में शहरी टाइप की सुविधाओं का विकास करना। मॉल वगैरह तो खैर बहुत आगे की बात होगी, लेकिन चलो कम से कम दुकानें तो हो, कम से कम थोड़ी छोटी। होता क्या है कि कुछ गाँव में बहुत नॉर्मल सी चीज़ भी नहीं मिलती, ठीक, उसके लिए सिटी में जाना पड़ता है। तो जो शहरों में जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार गाँव तक करना, उसके उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों की स्थापना करना है। यानी ग्रामीण क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप्स। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये गांव है पास में, इस एरिया को इसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डेवलप कर दिया, इसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डेवलप कर दिया, और ये एक तरह से क्लस्टर बन गया। इस तरह से गांव को विकसित करना है। ये फेजेज में चलाया गया, ठीक है। इसके लगभग 3 फेज हो चुके हैं। इसका जो पहला फेज जो था राज्य में, वो 2015-16 में शुरू किया गया था। यह भी केंद्र की योजना है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग जो है क्यों स्थापना की गई थी? जो पंचायती राज की जब स्थापना की गई थी, तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको वित्त के आवंटन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। छठे वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में 33 तो जिले हैं। अभी आप 50 मत बोलिए, अभी वो बने नहीं है, बाउंड्री भी तय नहीं हुई है। आप अभी इसी पे ध्यान दीजिए। 355 पंचायत समितियां, 11,266 ग्राम पंचायतें हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि, यानी कि ये जो सिफारिशें करेगा ये कौन से वाली अवधि के लिए करेगा? वो है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए, ठीक है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के, यानी कि राज्य के खुद के जो कर हैं, मान लीजिए कि राज्य द्वारा जितना कर खुद द्वारा जुटाया जाता है उसका 6.75% जो है हिस्सा है वो किसके ऊपर खर्च किया जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। मान लो
कि 100 रुपये सरकार के पास, राजस्थान की सरकार के खुद के कर के माध्यम से है, तो उसके क्या है कि 6.75% पैसा किस पे खर्च किया जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं पे। अब मान लो कि मैं इसको 100% मान लूँ, ये कितना भी है, मान लीजिए कि इसको, ये एक तरह से अपने आप में तो 100% है ही, ये जो 100% है, जितना भी है, जितना पूरा पैसा, इसका क्या होगा कि हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य किया जाएगा। किस अनुपात में? कि 75.10% तो किसको दिया जाएगा ये पैसा, इसमें से 75.10% किसको दिया जाएगा? ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत जो संस्थाएं हैं उनको, और बाकी 24.90 किसको दिया जाएगा? जो शहरी स्थानीय शासन के लिए जो संस्थाएं हैं उनको, के अनुपात में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसका आवंटन यानी कि किसके आधार पर किया जाएगा? 2011 की जो जनगणना उसके आधार पर किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के मध्य, अब पंचायती राज संस्थाओं की में भी क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है अपना, उसमें भी मान लीजिए 75.10 पैसा जो ग्राम पंचायत है उनको देना था। जो अब देखिए उसमें कैसे है, उसमें 3 स्तर है, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, ठीक है, और तीसरा जिला के स्तर पर। अब उसमें देखिए 75% पैसा किसके पास जाएगा? गांव के पास जाएगा। 20% पैसा जो किसके पास जाएगा? पंचायत समिति के पास जाएगा। और 5% किसके पास जाएगा? नगरी के पास जाएगा। ठीक है, जो उसकी जो जिला प्रमुख वाली जो सिस्टम है उसके तहत जाएगा। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 की सिफारिशों के अनुसार अनुदान की 55% राशि का प्रयोग, यानी कि 2020-21 की सिफारिशों के अनुसार की जो टोटल जो पैसा आया है अब यहाँ पर ग्राम पंचायतों के पास, जिनके पास भी, उसमें से 55% राशि का उपयोग आप किस में करोगे? मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए करोगे। ठीक है, 40% पैसे का उपयोग किसके लिए करोगे? राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए। जो केंद्र द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, राज्य द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, उनको लागू करने के लिए आप 40% पैसा खर्च करोगे। और बाद में जो शेष 5% पैसा बच गया, ठीक है, उसको क्या करोगे? विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आप लगाओगे। ये हो गया वित्त आयोग से संबंधित बात। वित्त आयोग के बारे में आप खास रूप से ध्यान दें और मेंस के हिसाब से इसको जरूर पढ़ के जाएं और जरूर इसको ध्यान में रखें। ठीक है, प्री के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में भी इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आप फिर कहोगे ग्रामीण की बात क्यों? अरे भाई, ग्रामीण विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण विकास के बारे में ही हम पढ़ेंगे। 31 मार्च 2018 को राजस्थान को ODF घोषित किया गया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यानी कि लोग बाहर टॉयलेट नहीं जाते। इस मिशन का द्वितीय चरण 2020-21 से आगे, यानी आगे 5 सालों तक, यानी 2026 तक ये रहेगा। द्वितीय चरण का उद्देश्य क्या है कि गांव को ODF की स्थिति में बनाए रखना। यानी ऐसा नहीं कि पहले तो भाई बंद कर दिया था, वापस जो ही बाद में सरकार थोड़ी ढीली पड़ी तो वापस बाहर जाना शुरू कर दिया। होता है गांव में कईयों का शौक बाहर जाने का, कहते हैं कि बाहर जाना अच्छा लगता है। खैर, रखना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन कर, यानी गांव में भी गंदगी बहुत है, ठोस व तरल यानी सड़कों पर नालियां बह रही हैं, गांव में गली में कीचड़ हो रखा है, ठीक है, का प्रबंधन कर गांव को ODF प्लस बनाए रखना है। ODF प्लस वो स्थिति है कि जिसमें आपका जो तरल वेस्ट है उसका भी आप मैनेजमेंट कर लेते हो। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये तो दिए ही जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें बताया था मैंने आपको, तथा सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों की स्थापना के लिए पंचायतों को 3 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। यानी कि आप गांव का गुवार्ड में मान लो, चाहे पे इकट्ठे भी मान लो, लेकिन सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। ये शुरू कब हुआ था? ये भी 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के साथ 9511 गांव राजस्थान में क्या बनाए जा चुके हैं? ODF प्लस बनाए जा चुके हैं। ODF प्लस यानी जहां पर तरल कचरा प्रबंधन है वो स्थिति आ चुकी है, यानी कि उस स्थिति को ODF प्लस कहा जाता है। अब बाद में बात आती है पंचायत पुरस्कार। जो पंचायतें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है, इनाम की व्यवस्था की गई है। तो कुल 3-4 टाइप के इनाम हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, 33वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना जो है 2010-11 में लागू की गई कि इन पंचायतों को पुरस्कार दो ताकि वो मोटिवेट हों और अपने आप को स्वच्छ बनाए रखें, अपने डेवलपमेंट में अच्छा योगदान करें, योजनाएं हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट करें। इसके तहत 24 अप्रैल को क्या होता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस होता है, क्योंकि इस दिन पंचायती राज लागू हुआ था। पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसके तहत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत, राज्य की एक जिला परिषद,
राज्य की एक जिला परिषद को। 2022 में कौन सी जिला परिषद को मिला राजस्थान में? झुंझुनू को। 2 पंचायत समितियों को 2022 में किस किस को मिला? सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर में है। चिड़ावा कहाँ है? ये भी झुंझुनू में है। ठीक है, सलूम्बर उदयपुर और चिड़ावा झुंझुनू। ठीक है, इनको मिला। और फिर 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। अब 5 का क्या, 5 को दिया जाता तो 1 का तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप याद करना छोड़ दो, मैं बता रहा हूं ना, छोड़ दो, इन 2 को याद रख लो। फिर दिया जाता नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है, ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए। ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का किसको दिया गया? बासथुनी 12 को दिया गया। ठीक है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ऐसी ग्राम पंचायत जो बच्चे हैं उनके हिसाब से मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने वाली, यानी कि किसी ने खेल का मैदान बना दिया गया हो, पार्क बना दिया हो, इस टाइप की योजनाओं को, इस टाइप की पंचायतों को ये दिया जाता है। 2022 के लिए किसको दिया गया? दिलोई, झुंझुनू में है ये। ठीक है, इसको दिया गया। फिर बाद में आती है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। 2019 से शुरू किया गया था ये, जिसके अंतर्गत राज्य से एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कहने का मतलब कि गांव के लोगों का ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा हो, लोगों को भागीदारी मिली हो कि हाँ कि भाई ये होना चाहिए, गांव में ये बनना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों का समावेश, सतत विकास जो लक्ष्य हैं उसके अनुरूप कार्य किया हो, कोई भी योजना हो उसमें। ठीक है, तथा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया गया। 2022 का किसको दिया गया? गंगचाना 12 को दिया गया। ठीक है, अब बात आती है पंचायत विकास योजना कार्यक्रम। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 2015 से पंचायत विकास योजना का निर्माण ग्राम सभा की भागीदारी से किया जाता है। ठीक है, योजना की पुष्टि करके इस योजना के अंदर जो भी काम है कि ये काम किए गए, उनको ई ग्राम स्वराज पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। इसी योजना का एक सेगमेंट और है जो है सबकी योजना सबका विकास अभियान। इसी योजना के तहत ये अभियान भी चलाया गया। भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया। इसके तहत पंचायत विकास योजना के तहत जो काम भी किए गए थे वो भी कहाँ? ई ग्राम पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। फिर बात आती है स्वामित्व योजना। ये भी केंद्र सरकार द्वारा 2-3 डिपार्टमेंट हैं या फिर उनके द्वारा एक तरह से सम्मिलित योजना है। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया। इसके तहत क्या कि गांव के अंदर जो भी संपत्ति है उसकी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी और फिर कि भाई जिसको भी आवंटन करना हो उसके पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। पंचायती राज भारत सर्वेक्षण ठीक है, तथा राजस्व विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्रण ड्रोन द्वारा तैयार किया जाएगा और ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि ये लो भाई पकड़ो, तुम्हारी मैपिंग हमने कर दी है कि यहाँ इतनी जमीन है, यहाँ इतनी जमीन है, यहाँ इतनी खाली पड़ी है, इतनी पे लोग हैं, इतनी पे स्वामित्व है। मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को क्या है कि पट्टा जारी कर देगी। इससे क्या मैपिंग यानी कि एक तरह से जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 17 जिलों में क्या है कि कितने गांवों का हो चुका है? लगभग 9300 गांवों का ड्रोन से सर्वेक्षण हो चुका है। अब बात आती है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह अभियान ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, जो पंचायतों के भवन है, आधारभूत अवसंरचना उनकी जो बिल्डिंगों की है जर्जर हालत थी, तो उसको सुधारने के लिए यह अभियान चलाया गया था। भारत सरकार में पंचायती राज मंत्रालय के इसमें 60-40 के अनुपात में, यानी कि केंद्र की प्रायोजित योजना है ये। इस योजना का प्रारंभ 2018 से 19 में किया गया, जिसकी अवधि 2022 मार्च तक थी, लेकिन वर्तमान में यह पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के नाम से संचालित है, जिसकी अवधि कब तक है? 2026 तक है। ठीक है, अब बात आती है कि यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने व चुने हुए प्रतिनिधियों तथा कार्मिकों के क्षमतावर्धन, यानी कि पंचायती जो भवन है गांव के, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं, ग्राम सेवक काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, इत्यादि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक तरह से। बाद में आती है विलेज मास्टर प्लान। विलेज मास्टर प्लान में क्या, इस योजना के अंदर भविष्य में शिक्षा, यानी कि आगे आने वाले टाइम में 30 सालों में, यानी 2050 के लगभग गांव की स्थिति हमें कैसी बनानी है, तो उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, जनसंख्या विस्तार नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जनसंख्या नियोजन होना चाहिए, खेल सुविधाएं होनी चाहिए, पार्क, शासकीय भवन, सड़क, अन्य विकास गतिविधियों के प्रावधानों हेतु भूमि के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान
तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाली जो आज मान लो कि आज तो जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिए कि आबादी कितनी, यानी कि आबादी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी उस टाइम में, तो बाद में ज़मीन कम पड़ जाएगी और तरह से गांव होच-पोच हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले ही प्लान बना लो, ताकि आगे से जब भी गांव किसी भी तरफ डेवलप कर रहा है, किसी भी तरफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आगे आने वाले 50 सालों को 30 सालों को ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग हो पाए। ठीक है, अब बात आती है भूमि का अनुमोदन कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, भू प्रबंधन विभाग के सहयोग से गांव के एकीकृत मैप तैयार किए जाएंगे और ई स्वराज ई पंचायत पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि जमीन में होना चाहिए। भविष्य में आगे के 30 सालों को ध्यान में रख के ये काम किया जा रहा है ना, इसलिए पंचायत भवन की अनुमानित लागत में कितने 50 लाख रुपए लगेंगे। पंचायत समिति भवन के निर्माण के लिए इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति का भवन निर्माण की लागत कितनी 250 लाख दी जाती है। ठीक है, यानी 2.5 करोड़। अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब बाद में ये अभियान भी चलाया गया, गांवों के संग अभियान, और ये लगभग सभी सरकारें हर साल करती हैं। इसके तहत 15 मई 2022 से 30 जून 2022 तक चलाया गया। इसके तहत क्या किया, जो भी काम है, जो कागजी काम है, वो प्रशासन करने में मदद करता है, गाँव में जाता है, कैंप लगाता है। ठीक है, राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके तहत क्या है कि जल संरक्षण तथा बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पानी की जरूरतें ज़्यादा हो रही हैं। आगे भविष्य में पानी की स्कैसिटी हो सकती है, यानी कमी हो सकती है। उसके लिए क्या है कि भाई तालाब बना लो, पानी को इकट्ठा कर लो, बरसात का जो पानी आ रहा है उसको इकट्ठा कर लो, ताकि आप उसे भविष्य में काम में ले सको। कमी के मुद्दे को हल करने के लिए इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2019 अगस्त 2019 को किया गया। इसका द्वितीय चरण 1 सितंबर 2022 से राज्य के 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। ठीक है, एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी वाटरशेड क्या होता है? जल विभाजक, यानी कि पानी की मैक्सिमम लिमिट कहां तक है, यानी कि कहां से पानी डिवाइड होकर एक जगह आ रहा है। अगर मान लीजिए आप एक तालाब में पानी गिराएंगे, तो कौन सी बाउंड्री लाइन है जहां पर पानी आप गिराओगे तो एक तरफ जाएगा और एक तरफ आएगा, तो उसको वाटरशेड बोलते हैं। तो वाटरशेडों की जो लिमिट है, यानी कि उसका जो दायरा है वो किलोमीटरों में हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर में हो सकता है, और छोटे से में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके आधार पर तो एक वाटरशेड में सारे काम करवाना, जल संरक्षण से लेके ले लो, कृषि के विकास से लेके ले लो, आधारभूत अवसंरचना के विकास से लेके ले लो, उसके ऊपर बेस्ड ये प्रोग्राम है। जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि में उपचार हेतु 2009-10 में इसे शुरू किया गया था। इसके तहत स्वीकृत योजनाएं 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही है। ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना, गांव की आधारभूत अवसंरचना कैसी है, उसमें एक पार्ट की बात है सड़कों की, ग्रामीण सड़कें। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 1,86,462 किलोमीटर। टोटल कितने गांव सड़कों से जुड़े हैं? 88.40, यानी कि 88% गांव जो है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd फेज। ठीक है, इसके तहत इतनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया। कितनी? 8,662.5 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया, यानी उनके ऊपर डामर फिसे डाली गई। शेष ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रक्रियाधीन है। अब बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति कैसी है? यह भी तो आधारभूत अवसंरचना की बात होगी। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2022 तक इतने गांव तथा 1 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। यह आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है, एक रूडा नाम की एजेंसी है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। गैर कृषि, गांव में कृषि के अलावा जो चीजें होती हैं, जैसे 1995 में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। गांव में गैर कृषि रोजगार, जैसे दस्तकारी उद्योग हो गया, स्थायी आजीविका हेतु स्वरोजगार हो गया, ठीक है, जैसे चमड़ा, लघु खनिज इत्यादि के लिए यह अभिकरण काम करता है। रूडा 3 क्षेत्रों में प्रमुखतया काम करता है, चमड़ा, ऊन वस्त्र तथा लघु खनिज में। ठीक है, ये 3 चीजें में ये प्रमुखतया काम करता है। और जीआई टैग, ये भी एक तरह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। तो पोखरन पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटाडोरिया, सांगानेरी व बगरू हैंड प्रिंटिंग को अब तक जीआई टैग रूडा द्वारा दिया जा चुका है। रूडा यानी कि ये गैर कृषि चीजें हैं ना, और रूडा किसके लिए काम करता है? गैर कृषि कार्यों के लिए काम करता है।
तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। नेता टाइप आधा काम न करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो इससे क्या है कि आपको अगले जो कोई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस चीज़ को, इस चैनल को और ये जो चैप्टर है अगर आपको अच्छा लगा हो, कि अगर समझने में ठीक लगा हो या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। और उसके अलावा एक सूचना मैं आपको दे ही चुका हूँ कि जो योगा मेंटरशिप प्रोग्राम है काफ़ी बेनिफिशियल रहने की उम्मीद करते हैं हम, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और कल जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें आना ना भूलें। धन्यवाद।